अगेन आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और आज के इस सेशन में हम 8 जुलाई के सभी करंट अफेयर को एक एक करके यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, आज का एग्जाम रिलीवेंट करंट अफेयर है, इसलिए सेशन में एंड तक बने रहिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। पीडीएफ चाहिए तो क्रेजी जी के ट्रिक के टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इसकी पीडीएफ अवेलेबल होती है, वहां से आप इसे इजीली कलेक्ट कर सकते हैं। डन। तो आइए शुरू करते हैं 8 जुलाई के करंट अफेयर को। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे आज के करंट अफेयर का, ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से किसे ईरान का नवा राष्ट्रपति चुना गया? तो आपको पता है ईरान के प्रेसिडेंट, जो पूर्व प्रेसिडेंट थे, उनकी एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उसके बाद हाल ही में जब ईरान में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए तो नवे राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं मसूद पेजेश्कियान। इनका पूरा नाम है मसूद पेजेश्कियान। ईरान के नवे राष्ट्रपति चुने गए। आप इमेज देखना चाहते हैं तो इमेज देख सकते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि इनके पहले फॉर्मर प्रेसिडेंट कौन थे, तो ये थे इब्राहिम रईसी। लेकिन हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनकी मृत्यु के बाद अब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए ईरान में और नए प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त होकर आए हैं मसूद पेजेश्कियान, जिन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में सईद जलीली को हराया है। 30 मिलियन वोटों से हराया है। बहुत बड़ा नंबर होता है। तो आपको यहां पर याद रखना चाहिए कि ईरान के नए प्रेसिडेंट कौन? मसूद पेजेश्कियान। देखिए, फॉर्मर प्रेसिडेंट वैसे इब्राहिम रईसी थे, लेकिन जब इनकी मृत्यु हुई दुर्घटना में, सडनली हुई, तो एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया गया था मोहम्मद मोखबर को। अब मोहम्मद मोखबर तो एक्टिंग प्रेसिडेंट थे, तो परमानेंटली अब एक नए प्रेसिडेंट बने हैं इलेक्शन के थ्रू। ये कौन है? मसूद पेजेश्कियान। ईरान की बात करें तो आपको पता है एशियाई देश है ईरान, जिसकी कैपिटल है तेहरान और रियाल यहां की ऑफिशियल करेंसी है। प्रेसिडेंट बने ईरान के मसूद पेजेश्कियान। डन। आगे बढ़ने से पहले आज का ऑफर ऑफ द डे दे देता हूं, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। तो आज ऑफर ऑफ द डे में आप सभी के लिए देखिए आरंभ बैच अवेलेबल है। काफी नॉमिनल चार्जेस से, काफी कम बार होता है कि बड़े कोर्सेस आपको नॉमिनल चार्जेस में मिलते हैं। तो यहां पर देखिए जीएस फाउंडेशन बैच है आप सभी के लिए रिकॉर्डेड फॉर्म में। बायलैंग्वेज क्लास नोट्स मिलेंगे आपको सभी सब्जेक्ट के, और इसके अलावा टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी आपको आपके कोर्स में ही अवेलेबल हो जाएगी। जीएस के जितने भी सब्जेक्ट है जो कि आपके फाउंडेशन बैच के रूप में आपको यहां पर दिए गए हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, आपको ऑल ओवर यहां पर एक सिंगल बैच में मिल जाएगा। काफी नॉमिनल चार्जेस से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां पर जाकर इजीली इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। ओके। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो नीचे आपको हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, उस पर आप कॉल करके आपकी क्वेरी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। सेकेंड क्वेश्चन, 7 जुलाई को प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत की गई। रथ यात्रा उत्सव किसे समर्पित है? तो आज का हमारा फोकस क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि आर्ट एंड कल्चर से हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हमारे आर्ट एंड कल्चर के सब्जेक्ट का पार्ट है और यहां से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां पर देखिए 7 जुलाई को प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू हुई है। कहां होती है आपको पता है? पुरी, उड़ीसा में, है ना। किसको समर्पित है? तो भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलराम या बलभद्र के नाम से जाने जाते हैं, और इनकी बहन है सुभद्रा। ठीक है, भगवान कृष्ण जगन्नाथ के रूप में पूजे जाते हैं। आंसर हो जाएगा आंसर डी। तो जगन्नाथ रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी से संबंधित रथ यात्रा है। एक्चुअल में इस रथ यात्रा में होता क्या है, देखिए पूरी डिटेल जानिएगा। हिंदू कैलेंडर के किस वर्ष आयोजित की जाती है ये भी याद रखिएगा, किस मंथ आयोजित की जाती है ये भी याद रखिएगा। 7 जुलाई को शुरू हुई है और 16 जुलाई को खत्म होगी। ओडिशा के पुरी में आयोजित की जाती है। आषाढ़ माह, हिंदू कैलेंडर का माह है आषाढ़ माह। ठीक है, इसके चंद्र महीने के शुक्ल पक्ष में इसका आयोजन किया जाता है। तीनों जो भगवान हैं, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी, इन तीनों की विशाल लकड़ी के रथों में यात्रा निकाली जाती है। और ये जो यात्रा है
जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक जाती है, जो कि भगवान की मौसी का घर माना जाता है। तो गुंडीचा मंदिर तक ये यात्रा निकाली जाती है। देखिए, तीन अलग अलग रंग के यहां पर रथ होते हैं, जिनको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। पहला देखिए, भगवान जगन्नाथ की बात करते हैं तो इनके लिए जो रथ है उसे कहा जाता है नंदी घोष या गरुड़ ध्वज। और इनके जो रथ है उसका कलर अगर हम देखते हैं तो पीला और लाल कलर का यहां पर यूज किया जाता है। फिर भाई बलराम जी की बात करें तो ताल ध्वज इनके रथ को कहा जाता है, जिनका रथ का रंग लाल और हरा होता है। और बहन सुभद्रा जी के रथ को दर्प दलन या पद्म रथ के नाम से जाना जाता है, जिसका कलर काला, नीला और लाल होता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये तीनों रथ अलग अलग नामों से जाने जाते हैं और अलग अलग कलर में डिजाइन किए जाते हैं। अब जब रथ यात्रा 9वें दिन वापस होती है, तो जब गुंडीचा मंदिर से जगन्नाथ मंदिर तक वापस आती है तो इसे कहा जाता है बहुधा यात्रा। 9वें दिन ये यात्रा होती है। और जब गर्भगृह में वापस जगन्नाथ मंदिर में भगवान प्रवेश कर जाते हैं तो ये प्रतीक के रूप में कहा जाता है नीलाद्री बीज। एक नाम दिया गया है कि भगवान वापस प्रवेश कर चुके हैं और पूरा प्रोग्राम यहां पर खत्म होता है। ठीक है। तो याद रखिएगा, आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने आपको यहां पर डिटेल में इसके बारे में बता दिया। एक एक फैक्ट को याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो एक्चुअल में भारत और रूस के मध्य में जो शिखर सम्मेलन है ना, वो टर्न बाय टर्न दोनों देशों में आयोजित किया जाता है, इंडिया और रशिया में। इस साल 22वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन है, जिसका आयोजन किया जा रहा है रूस के मॉस्को में। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी हाल ही में देखिए इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए 8 और 9 जुलाई को ऑफिशियली विजिट पर है। कहां पर? रशिया में, मॉस्को में। ठीक है ना। दोनों देशों के मध्य में डिफेंस, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी कॉर्पोरेशन, एजुकेशन और कल्चर को लेकर इस सम्मेलन में चर्चा की जाने वाली है। डिस्कशन किया जाएगा इस सम्मेलन में दोनों देशों के मध्य में। इस साल ये 22वां सम्मेलन है। लास्ट बार जो 21वां सम्मेलन था वो 2021 में हुआ था नई दिल्ली, भारत में। 21वीं एनुअल समिट थी रशिया और भारत के मध्य में। और अब 22वीं इंडियन रशियन एनुअल समिट का आयोजन किया गया है रूस के मॉस्को में। ठीक है ना। इस बार 22वां एडिशन है। दुनिया की पहली सीएनजी बाइक किस ऑटो कंपनी ने लॉन्च की? पूरे वर्ल्ड की पहली सीएनजी बाइक को लॉन्च किया है बजाज कंपनी ने, भारत की राजधानी नई दिल्ली में। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो जाता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, नोट कीजिएगा। रिपीट करता हूं, दुनिया की पहली सीएनजी बाइक किस ऑटो कंपनी ने लॉन्च की? बजाज ऑटो। बजाज कंपनी जानते होंगे आप। तो नई दिल्ली में बजाज ऑटो के द्वारा या बजाज ऑटो कंपनी के द्वारा वर्ल्ड की फर्स्ट सीएनजी बाइक को लॉन्च किया गया। आपको पता है जो इंडियन गवर्नमेंट है नॉर्मली पॉल्यूशन को कम करने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए लगातार रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस को अपनाया जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा दे रही है, सीएनजी वाहनों को बढ़ावा दे रही है। इसी क्रम में, क्योंकि आप जानते हैं सीएनजी जो वाहन होते हैं, जो व्हीकल्स होते हैं, वो पेट्रोल और डीजल के अगर कंपैरिजन में देखें तो बहुत ही कम पॉल्यूशन करते हैं और बहुत कम होता है कि ग्लोबल वार्मिंग को ये बढ़ाते हैं, बहुत कम। ठीक है, थोड़ा बहुत योगदान है पर बहुत कम। तो सीएनजी बाइक वर्ल्ड की पहली लॉन्च की है किसने? बजाज ऑटो ने। इसी क्रम में भारत की राजधानी नई दिल्ली में से लॉन्च किया गया। ये यहां पर इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ठीक है। भारतीय मूल की सांसद लीसा नंदी को किस देश में संस्कृति, मीडिया और खेल मामलों के विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? तो कल हमने ब्रिटेन के इलेक्शन के बारे में पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो। ऋषि सुनक हटे थे, है ना, पीएम के रूप में, पीएम के पद से हटे। तो वहां पर जो इलेक्शन हुए हैं वहां पर भारतीय मूल की सांसद लीसा नंदी हाल ही में ब्रिटेन में संस्कृति, मीडिया और खेल मामलों के विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त की गई। किस देश में? ब्रिटेन में। डन, आंसर मिल गया, आंसर ए। ब्रिटेन के पीएम नए कौन बने थे? तो कीर स्टारमर, कल हमने इनकी बात की थी। ब्रिटेन के नए पीएम बने हैं ऋषि सुनक के स्थान पर। इनके मंत्रिमंडल में
इंडियन ओरिजिन की सांसद लीसा नंदी को हाल ही में कल्चर, मीडिया और स्पोर्ट्स से संबंधित विदेश मंत्रालय सौंपा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि संस्कृति, मीडिया और खेल मामलों का विदेश मंत्री भारतीय मूल की सांसद लीजा नंदी को किस देश में बनाया गया? तो यह हो जाता है ब्रिटेन। ठीक है, 6 जुलाई को 102वें अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिवस मनाया गया। 102वां अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिवस, जिसे कहा जाता है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव्स डे, कब मनाया गया? 6 जुलाई को। 102वें अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिवस की थीम क्या है? देखिए, पहले थीम ले लेते हैं। तो थीम है इसकी कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर फ्यूचर फॉर ऑल। ठीक है, आंसर है कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर फ्यूचर फॉर ऑल। किसकी थीम है? अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिवस, 6 जुलाई को मनाया गया। देखिए, इसकी डेट फिक्स नहीं होती, एक्चुअल में जुलाई मंथ में जो फर्स्ट सैटरडे आता है उस दिन मनाया जाता है, और इस बार ये 102वां अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिवस है। ठीक है, तो 2024 में 6 जुलाई को पड़ा है सैटरडे पहला, तो ये बनाया गया 102वां इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स। और इसके संबंध में भारत में गुजरात के गांधीनगर में एक समिट का भी आयोजन किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, प्रॉस्पेरिटी थ्रू कोऑपरेशन। प्रॉस्पेरिटी थ्रू कोऑपरेशन, ये समिट का आयोजन किया गया गांधीनगर में। भारत के जो होम मिनिस्टर है अमित शाह, इन्होंने भाग लिया था इस समिट में, इस कार्यक्रम में। वैसे देखिए, हम यहां पर थीम की बात करें तो पहले यह समझें कि पूरे वर्ल्ड में सहकारी समितियों को बढ़ावा देना और लोगों को सहकारी समितियों के बारे में जागरूक करना, अवेयर करना, मुख्य उद्देश्य है इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स को मनाए जाने का। थीम कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर फ्यूचर फॉर ऑल। सबसे पहली बार अनऑफिशियली से बनाया गया था 1923 में, और आगे चलकर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1992 में घोषणा की थी कि भैया जुलाई में फर्स्ट सैटरडे को हर साल इसे मनाया जाएगा। तो 1992 में घोषणा की गई और 1993 से पहली बार मनाया गया क्या? अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। ठीक है ना, पहली बार मनाया गया इसे ऑफिशियली रूप से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की घोषणा पर। आगे आते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो देखिए, डुरंड कप की बात करते हैं तो यह फुटबॉल से संबंधित प्रतियोगिता है। किससे? फुटबॉल। आंसर हो जाएगा आंसर डी। काफी फेमस प्रतियोगिता है, ठीक है ना। डुरंड कप फुटबॉल की प्रतियोगिता है, एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट के रूप में इसे गिना जाता है। अभी सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि हाल ही में इसका शेड्यूल जारी किया गया है। डुरंड कप का शेड्यूल जारी किया गया है, और डुरंड कप इस साल 27 जुलाई से लेकर 31 अगस्त 2024 तक 4 राज्यों में आयोजित किया जाएगा, वेस्ट बंगाल, असम, झारखंड और मेघालय। ठीक है ना, वेस्ट बंगाल, असम, झारखंड और मेघालय, इन 4 राज्यों में इसका आयोजन किया जाने वाला है। कौन सा एडिशन है ये याद रखिएगा, तो 133वां संस्करण है डुरंड कप का। 4 राज्यों में आयोजित होगा और 24 फुटबॉल टीमें इसमें पार्टिसिपेट करेगी, भारत के अलग अलग क्षेत्रों। ठीक है ना, डुरंड कप का आयोजन फुटबॉल से संबंधित प्रतियोगिता है, इंडिया की, एशिया की भी सबसे पुराने टूर्नामेंटों में गिनी जाती है, और भारत की भी सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। 1888 में शुरुआत की गई थी। ठीक है ना, ड्यूरेंट फुटबॉल टूर्नामेंट सोसाइटी और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ये संयुक्त रूप से आयोजित करते हैं डुरंड कप को। 132वां डुरंड कप जो लास्ट ईयर हुआ था, आयोजित हुआ था, मोहन बागान एसजी की टीम ने अपने नाम किया है। यहां पर कमेंट में बता देना कि रनर अप कौन रहा, 132वें डुरंड कप में रनर अप कौन था, बता दोगे। और अब 133वां डुरंड कप आयोजित किया जाएगा 4 राज्यों में संयुक्त रूप से। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पदक से सम्मानित कलाकार कुंबले श्रीधर राव का निधन हो गया, इनका संबंध किस कला से था? तो राष्ट्रपति पदक से सम्मानित कलाकार हैं कुंबले श्रीधर राव। हाल ही में देखिए इनका निधन हो गया है। ये काफी फेमस यक्षगान के कलाकार थे। ठीक है ना, यक्षगान की बात करें तो नॉर्मली कर्नाटक का एक
मिश्रित नृत्य और नाट्य, ठीक है ना, ये है यक्षगान के नाम से जाना जाता है। मिश्रित कला है नृत्य और नाट्य की, कर्नाटक में फेमस है। यहां पर क्वेश्चन हमारा कुंबले श्रीधर राव से, तो किस कला से संबंधित है, तो ये यक्षगान कला से संबंधित है, इस आर्ट से संबंधित है। हाल ही में 76 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया, ठीक है ना। यक्षगान में एक शैली होती है ठेंकू थित्तू शैली, इसमें काफी पारंगत थे और मध्य पूर्व एशियाई देशों में और पश्चिमी एशियाई देशों में भी काफी फेमस किया है इन्होंने यक्षगान की इस पर्टिकुलर शैली को, ठीक है ना। पूर्वी और पश्चिमी एशियाई देशों में यक्षगान शैली या यक्षगान नृत्य नाट्य को पहचान दिलाने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ठीक है। इनके यक्षगान के क्षेत्र में या कला के क्षेत्र में इनके योगदान के कारण इन्हें राष्ट्रपति पदक भी दिया जा चुका है। कौन है ये? कुंबले श्रीधर राव, यक्षगान से संबंधित है। यहां पर आप देख सकते हैं नृत्य और नाट्य दोनों मिश्रित शैली यूज की जाती है यक्षगान में। कर्नाटक इसका ओरिजिन है। नॉर्मली स्थानीय रूप से इस आर्ट को आर्ट या फिर बलियाट के नाम से भी जाना जाता है। आप तो यक्षगान याद रखिए, काम हो जाएगा। आगे आइए, दुनिया की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग किस देश में खोजी गई? तो वर्ल्ड की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग को खोजा गया है हाल ही में इंडोनेशिया में। विश्व की सबसे पुरानी गुफा केव पेंटिंग है। इंडोनेशिया जो कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है, इसका एक साउथ तुलावेसी प्रांत है। यहां पर एक पर्टिकुलर प्लेस पर केव्स में वर्ल्ड की सबसे पुरानी केव पेंटिंग खोजी गई। ऑलमोस्ट 51,000 साल पुरानी पेंटिंग है। 3 ह्यूमन और एक सुअर की पेंटिंग है। ऐसी प्रतीत होती है कि आपस में बात कर रही है। तो इस पेंटिंग को खोजा गया है, ठीक है ना। कहां पर? तो यह खोजी गई है इंडोनेशिया में। यहां पर आप पेंटिंग भी देख सकते हैं, आपको पीछे दिख रही होगी। तो दुनिया की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग है, इंडोनेशिया में खोजी गई। प्लेस प्रांत छोड़ सकते हो, इंडोनेशिया याद रखो। डन। लास्ट क्वेश्चन आज के करंट अफेयर का, निम्नलिखित में से कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन का 10वां सदस्य बना है? इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेंबर्स याद रखिएगा, किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का अगर कोई मेंबर बन रहा है तो यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन का 10वां सदस्य बना है? तो शंघाई सहयोग संगठन का 10वां सदस्य देश बना है बेलारूस। आंसर हो जाएगा आंसर बी। कौन बना? बेलारूस बना, ठीक है। देखिए, इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। वैसे शंघाई सहयोग संगठन की एनुअल मीटिंग के बारे में हमने बात किया था। आपको पता होगा कि कजाकिस्तान की अध्यक्षता में, ठीक है, 3 से लेकर 6 जुलाई तक 24वां शंघाई सहयोग संगठन समिट का आयोजन किया गया था, है ना। और इसी समिट के दौरान एससीओ शंघाई सहयोग संगठन, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 10वां मेंबर बनी है यूरोपीय कंट्री बेलारूस। हमने आंसर सही लिया ना, यूरोपीय कंट्री बेलारूस, ठीक है। शंघाई सहयोग संगठन का 10वीं मेंबर बनी है। इसके पहले 2023 में नवा सदस्य बना था ईरान शंघाई सहयोग संगठन का, और 2024 में 10वीं मेंबर कंट्री बेलारूस। शंघाई सहयोग संगठन एक्चुअल में एक इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फ्रीडमली काम करती है। सदस्य देशों के मध्य में शांति, सुरक्षा, स्टेबिलिटी लाने के लिए यह संगठन स्थापित किया गया था 2001 में। चीन के बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है और झांग मिंग वर्तमान में शंघाई सहयोग संगठन के सेक्रेटरी जनरल के पद पर हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज 2 चलती है, चाइनीज और रशियन। यहां पर 10 मेंबर में नया जुड़ा है बेलारूस, नवा था ईरान, और इसके अलावा कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान, ये सभी मेंबर है एससीओ के। 2024 में इसका एनुअल मीटिंग कहां आयोजित की गई, एनुअल समिट कहां आयोजित की गई? तो 2024 में कजाकिस्तान की अध्यक्षता में, कजाकिस्तान में, और नेक्स्ट इवेंट 2025 में आयोजित किया जाएगा चाइना में। इसे भी याद रखिएगा। डन। तो यहां पर 8 जुलाई के हमारे सभी करंट अफेयर हमने डिटेल में समझ लिए।
इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे, आई होप आपको समझ में आए होंगे। अब हम आते हैं लास्ट डे रिवीजन पर। देखें, ऋषि सुनक के स्थान पर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री किसे चुना गया? तो ऋषि सुनक के स्थान पर ब्रिटेन के नए पीएम कौन बने? तो ये बने हैं कीर स्टारमर, अभी हमने बात की। सेकेंड, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान भारत में वार्षिक रक्षा उत्पादन कितना है? तो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के दौरान भारत में वार्षिक रक्षा उत्पादन रहा 1,26,887 करोड़ रुपए। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का महानिदेशक बने हैं धीरेन्द्र ओझा। प्लास्टिक पुनर्चक्रण और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो यह कहां किया जा रहा है इस साल? नई दिल्ली। पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना में किन दो देशों इस परियोजना से संबंधित किन दो राज्यों के मध्य में समझौता हुआ है? तो यह है कौन? मध्य प्रदेश और राजस्थान, कल बताया था मैंने आपको। निम्न में से किसे पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश शील नागू को नियुक्त किया गया। चर्चित माउंट एटना, जिसे यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है, किस देश में स्थित है? तो यह कहां पर है? इटली। हाल ही में शिक्षा को राज्य सूची में शामिल किए जाने की मांग की जा रही है, ठीक है। किस समिति की सिफारिश पर 1976 में इसे संवर्ती सूची में शामिल किया गया था? तो यह कमेटी है स्वर्ण सिंह कमेटी। किस राज्य सरकार ने सड़क समस्याओं के समाधान के लिए लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो यह मध्य प्रदेश राज्य। और लास्ट क्वेश्चन कल का, हाल ही में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की 80वीं वर्षगांठ मनाई गई। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो यह आयोजित किया गया था 1944 में। डन। अब आ जाते हैं लास्ट डे के हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे। पहले आंसर ले लेते हैं, फिर मैं आपको नए क्वेश्चन दूंगा, कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। पहले ये, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ इंटरनेशनल डे मनाया जाता है 26 जून को। चर्चा में रहा कालूबार वॉर मेमोरियल लद्दाख की आर्यन घाटी में स्थित है और सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में। तीनों क्वेश्चन हमने करंट अफेयर में कभी ना कभी पढ़े हैं। बिल्कुल सही आंसर आया है पूजा मालाकर का। वैसे सारे स्टूडेंट के आंसर बिल्कुल सही थे। आज के क्वेश्चन ऑफ द डे भी ले लीजिए, आंसर कीजिएगा। वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन है? सेकेंड, चर्चा में रही जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल का संबंध किस देश से है? और थर्ड, भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना किस राज्य में शुरू की गई? थोड़ा साइड होता हूं, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा पॉज करके, ठीक है। आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो यहां पर हमने आज के सारे करंट अफेयर को डिटेल में समझ लिया। 8 जुलाई के बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे, रिवीजन भी कर लिया। आई होप वॉइस का जो प्रॉब्लम था वो आपका सॉर्ट आउट हो गया होगा, ठीक है ना। काफी मैंने कमेंट देखे, पॉजिटिव कमेंट थे और वॉइस में अब उम्मीद करता हूं कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और फिर भी कुछ होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं लगातार आपके कमेंट लेता हूं। वैसे कुछ स्टूडेंट का यह भी कहना था कि सर वॉइस कम आ रही है, तो वो थोड़ा सा हैंड फ्री लगा के अगर सुनेंगे तो इनफ वॉइस हमने सेट कर रखी है, जो कि आपके लिए बिल्कुल स्मूथ होगी, कानों को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं देगी। तो आप ध्यान से सुनिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और फिर भी अगर कुछ लगता है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं सारे कमेंट लेता हूं आपके। चलिए फिर एंड करते हैं आज के सेशन को। ख्याल रखिएगा, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।